श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं फिर होम्योपैथी को आसान तरीके से सीखें, लर्न होम्योपैथी इन एन ईजी वे के परिचय के इंट्रोडक्शन के तीसरे वीडियो की तरफ को लेकर के आया हूं। मित्रों, मेरा ये प्रयास होम्योपैथी के चाहने वालों के लिए, होम्योपैथी के साधकों के लिए एक विनम्र प्रयास है ताकि मैं लोगों को होम्योपैथी के नज़दीक ला सकूं। मित्रों, आज हम इस इंट्रोडक्शन में होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में पढ़ेंगे। होम्योपैथी औषधियों के बारे में। तो मित्रों, पूर्ववर्ती वीडियोस में मैंने बताया था कि डॉक्टर हैनीमैन ने विभिन्न प्रकार की औषधियों के प्रभाव की एवं उनके प्रभाव की मतलब स्वयं अपने ही शरीर पर परीक्षा की थी। इसके पश्चात उनके कुछ शिष्य तथा सहयोगी भी इस परीक्षण का आधार बने, ऐसा आपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। प्रारंभ में उन्होंने फ्रैगमेंटा डी विरिबस, ये भी मैं बता चुका हूँ कि ये इस नाम की पुस्तक उन्होंने लिखी। उसमें उन्होंने कितनी 27 औषधियों के गुणधर्म का विवेचन इसमें किया, जिसे होम्योपैथी की प्रथम मैटेरिया मेडिका यानी प्रथम औषधि लक्षण संग्रह, प्रथम होम्योपैथी की प्रथम मैटेरिया मेडिका यानी औषध लक्षण संग्रह, ये पहली मैटेरिया मेडिका इसको माना गया। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद उन्होंने 1790 से 1805 ईस्वी तक 15 वर्ष की अवधि में लगभग 60 औषधियों का परीक्षण किया। कितनी औषधियों का? लगभग 60 औषधियों का परीक्षण किया। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इनमें भी 42 औषधियों को मुख्य माना गया। 60 में से 42 औषधियों को मुख्य माना गया। और डॉक्टर हैनीमैन ने इतनी ही औषधियों के द्वारा प्रायः सभी रोगों की सफलतापूर्वक चिकित्सा की। उनके बाद इस क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान किए जाते रहे, जिसके फलस्वरूप आज होम्योपैथिक औषधियों की संख्या लगभग 2000 से अधिक हो चुकी है। और इस दिशा में निरंतर खोजें भी जारी हैं। ये एक छोटा मोटी बात आपको हुई। इस 2000 औषधियों से अधिक औषधियों में लगभग 250 औषधियाँ ही ऐसी हैं जो अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं और जिनके द्वारा प्रायः सभी रोगों की सफलतापूर्वक चिकित्सा की जा सकती है। तथा उनमें भी डॉक्टर हैनीमैन द्वारा स्थापित 42 औषधियाँ, 250 में भी कितनी 42 औषधियों को विशेष तवज्जो दी जाती है और इन्हें चिकित्सा का प्रमुख आधार माना गया है। मित्रों, सभी प्रकार की औषधियाँ भारतवर्ष में नहीं मिल पाती। यद्यपि अब हमारे देश में भी होम्योपैथिक औषधियों का निर्माण होने लगा है, बहुत सालों से हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कोई 50-60 साल से, 70 साल से या उससे अधिक से काम कर रही हैं भारत में, और वे गुण में भी श्रेष्ठ होती हैं।
हालांकि होम्योपैथिक औषधियों के सबसे बड़े निर्माता जर्मनी, इंग्लैंड तथा अमेरिका में ही है। वहीं से अन्य देशों के लिए होम्योपैथिक औषधियाँ भेजी जाती हैं। हमारे देश के होम्योपैथिक औषधि विक्रेता भी अधिकांश औषधियों का इन्हीं देशों से आयात करते हैं। फिर भी सभी होम्योपैथिक औषधियाँ हमारे देश में अभी नहीं मिल पाती। अब हम क्या कहेंगे, होम्योपैथिक औषधि किसको कहेंगे हम? होम्योपैथिक औषधि का अर्थ, हम किसको होम्योपैथिक औषधि बोलेंगे? देखिए मित्रों, औषधि वह पदार्थ है जिसमें रोग को उत्पन्न तथा नष्ट करने दोनों की शक्ति विद्यमान हो। होम्योपैथी के मत के अनुसार हम औषधि किसको कहेंगे? जिसमें रोग को उत्पन्न करने और उसको नष्ट करने की दोनों प्रकार की शक्ति विद्यमान हो, वही चीज़ औषधि होती है। मित्रों, इसमें सोना, लोहा, चांदी, कस्तूरी, प्लांट्स, कुछ रोगज, कुछ जंतुज, ये सब औषधि के रूप में काम में आते हैं। मिनरल्स, ये भी औषधि के रूप में काम में आते हैं। हम भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में भी इन सबको यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ करने का तरीका अलग होता है। छोटा छोटा मैं डिस्कस करता जाऊंगा बीच बीच में। तो मित्रों, होम्योपैथिक औषधियों का निर्माण होता है, वो मुख्यतः 4 प्रकार के पदार्थों से होता है। पहला उद्भिज। उद्भिज का मतलब पेड़ पौधे, जड़ी बूटी आदि। पेड़ पौधे, जड़ी बूटी आदि। फिर दूसरा हो गया हमारा खनिज, यानी ये तो हो गया प्लांट सोर्स, प्लांट किंगडम से या प्लांट किंगडम से, ठीक है। और अब दूसरा हो गया खनिज, यानी जो पदार्थ खानों से निकलते हैं, जैसे गंधक, लोहा, सोना, चांदी, अबरख, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो आप देखेंगे जब हम मेडिका के औषधियों को पढ़ते रहेंगे, तब आप देखेंगे कि इस प्रकार के खनिजों से भी दवाइयाँ मिलती हैं। फिर तीसरा हो गया प्राणिज, जिसको हम बोलते हैं सारकोड, यानी जंतुज, यानी हम ये कहें कि जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ, जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ। अब देखिए, आयुर्वेद में भी हम इस तरह के यूज़ होता है। और चौथा क्या है, जो इसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है होम्योपैथी में, जिसमें रोगज यानी जिस चीज़ों से रोग होता है उनसे ही मेडिसिन बना दी जाती है, यानी नोसोड, यानी रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु या रोगोत्पाद। देखिए मित्रों, ये जो पदार्थ हैं, इनके द्वारा औषधियों को संग्रहित अथवा निर्मित करने की विधियां अलग अलग हैं। यह एक गहन विषय है जो औषधि निर्माण प्रक्रिया से संबंध रखता है।
और हमारे लिए उसका यहाँ उल्लेख करना अनावश्यक है। चिकित्सा के प्रयोग में आने वाली सभी होम्योपैथिक दवाइयाँ अपने तैयार रूप में होम्योपैथी औषध विक्रेताओं के यहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये बनाने का और ये सब चीज़ें इस समय यहाँ डिस्क्रिप्शन करना अनावश्यक है, उचित नहीं है। हमें ये सब औषधियाँ औषधि विक्रेताओं के यहाँ मिल जाती हैं। औषधि निर्माण का कार्य अन्य जो फार्मेसीज़ हैं जो औषधि निर्माण का कार्य करती हैं वो संस्थान करते हैं। चिकित्सक को उन्हें स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये होम्योपैथिक औषधियों का जो मिश्रण है वो 2 रूपों में पाया जाता है। पहला तो क्या, पाउडर के रूप में, इसको हम चूर्ण, विचूर्ण आदि के रूप में, और दूसरा अल्कोहल के रूप में, अरिष्ट के रूप में। आशावरिष्ट नहीं होते आयुर्वेद में, अरिष्ट या टिंचर के रूप में, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन संतृप्त विलयन के रूप में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के रूप में। मित्रों, क्या होता है, कुछ धातु होती हैं, लोहा, सोना, चांदी, ये क्या होता है कि ये अल्कोहल में घुलनशील नहीं होती। इसलिए क्या होता है, 2 तरीके होते हैं। एक तो जो मिल्क शुगर होती है, मिल्क शुगर, और एक अल्कोहल। ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ना तो रोग उत्पन्न करने में, ना रोग को हटाने में, इसलिए इनको माध्यम के रूप में चुना जाता है। क्या होता है कि जैसे ये जो मेटल वगैरह होते हैं उनको इनके साथ मर्दन किया जाता है। किसके साथ? मिल्क शुगर के साथ। फिर मर्दन करने के बाद में फिर उसमें से कुछ पार्ट लेकर के फिर उसका मर्दन किया जाता है, फिर उसका कुछ पार्ट लेकर के फिर मर्दन, ऐसे करते करते 3 बार जब हम उसमें से कर लेते हैं तो उस मूल औषधि, मूल जो धातु, उसके गुण इसमें आ जाते हैं और फिजिकल फॉर्म में ये दवा इसमें नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार जो घुलनशील पदार्थ हैं वो जैसे औषधि है या जंतुज या उद्भिज या खनिज जो भी हैं, जो अल्कोहल में घुलने वाले हैं उनको इसमें घोल करके सर्वप्रथम इसका मदर टिंचर बनाया जाता है। इसको क्यू से, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मित्रों, क्या होता है कि समझ लिया आपने? अब यदि हम कैसे बनती है, हम पोटेंसी बनाने की जब बात करेंगे तब हम इस प्रक्रिया को समझाएंगे। तो मित्रों, ये अब हम जैसे ये जो औषधियाँ होती हैं इनको 4-5 तरह की अलग अलग पोटेंसी में दवाएं मिलाकर पेटेंट औषधियों के नाम से भी आजकल मार्केट में विभिन्न प्रकार की कंपनियां बनाती हैं और औषधि विक्रेताओं के यहाँ मिलती हैं। इन औषधियों के रखरखाव की बात करें, औषधियों के रखरखाव की हम बात करें तो मित्रों, होम्योपैथिक औषधियों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि असावधानी से इनकी औषधीय गुण नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में हमें जो मैं ये नियम बता रहा हूँ उनका ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, वैसे तो होम्योपैथी का जिसको बोले संविधान, नियम, कानून जिसको बोलते हैं, वो डॉक्टर हैनीमैन द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑर्गेनॉन में मिलते हैं। आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। आजकल उसके कई तरह के वर्जन आते हैं अलग अलग भाषाओं में। आप उनका यूज़ करके और इन नियम कायदों को और अच्छी तरह से भली प्रकार से आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं जितना संक्षिप्त में यहाँ हो सकता है उतना आपको बताने की कोशिश करूँगा। मित्रों,
औषधियों को बेसिकली कांच की स्वच्छ शीशियों में ही रखें जिन पे मजबूत ढक्कन लगा हो। यदि हम ढक्कन मजबूती से नहीं होगा तो जो अल्कोहल मिश्रित तरल औषधियाँ हैं वो उड़ जाती हैं, और ये जो पाउडर फॉर्म में दवाइयाँ होती हैं वही बाहर वातावरण की सर्दी गर्मी से ख़राब हो जाती हैं। जहाँ तक संभव हो इन औषधियों को, शीशियों को लकड़ी के बॉक्स में बंद करके रखना चाहिए। होम्योपैथिक औषधियों की शीशियाँ रखने के लिए विभिन्न प्रकार की साइज़ों के बॉक्स होम्योपैथिक औषधि विक्रेताओं के यहाँ मिलते हैं, या उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार करवाया जा सकता है। जिस कमरे में होम्योपैथिक औषधियों का बॉक्स रखा जाए वह साफ़ सुथरा, सूखा तथा हवादार होना चाहिए। बाहरी धूप, धूल, धुआं तथा तीव्र गंध को औषधियों के बॉक्स में प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिए। होम्योपैथिक औषधियों के बॉक्स को रोगी के कमरे में या सीलन वाले स्थान में अथवा अस्वस्थ स्थान में नहीं रखना चाहिए। जैसे अर्क, कपूर, इत्र, सेंट, एलोपैथिक औषधियों तथा तीव्र गंध वाली किसी अन्य वस्तु को होम्योपैथिक औषधियों के बॉक्स में के समीप नहीं रखना चाहिए। और मित्रों, एक शीशी के ढक्कन को या डाट को या कोर को दूसरी औषधि के शीशी के मुंह पर नहीं लगाना चाहिए। जिस कमरे में धूप इत्यादि देनी हो वहाँ उस कमरे में होम्योपैथिक औषधियाँ के बॉक्स को हटा देना चाहिए। किसी एक औषध वाली शीशी के खाली हो जाने पर उसमें किसी दूसरी औषधि को भरना वर्जित है। ऐसी शीशी में किसी अन्य औषधि को भरने से पूर्व उसे भलीभांति धोकर, पोंछकर, सुखाकर स्वच्छ कर लेना आवश्यक है। अधिकांश होम्योपैथिक औषधियों का रंग रूप प्राय एक जैसा ही होता है। उन्हें देखकर चक्कर नहीं पहचाना जा सकता, अतः प्रत्येक औषधि की शीशी पर उनके नाम का लेबल आवश्यक रूप से चिपका देना चाहिए। लेबल पर औषधि के नाम के साथ साथ उसकी शक्ति या उसकी पोटेंसी भी लिखी होनी चाहिए। औषधि के पोटेंसी को हम आगे समझाएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से इन औषधियों का रखरखाव होना चाहिए। अब देखिए, हम पढ़ते हैं औषधियों का शक्तिकरण का सिद्धांत। होम्योपैथिक औषधियों का शक्तिकरण का सिद्धांत। मतलब पोटेंटाइजेशन। अब देखो, शक्तियाँ लिखी होती है ना, 30, 200, 6x, 1x, 3x, 1m, इस प्रकार की जो शक्तियाँ लिखी होती हैं हम उनको बारे में जानेंगे क्या होती हैं। मित्रों, मैं आपको पहले ले जाता हूँ आयुर्वेद में। उसके कंसेप्ट का आप समझेंगे तो ये कंसेप्ट आपको और अलग समझ में आएंगे। मित्रों, आयुर्वेद में रस भस्मों को, रस या भस्मों को तैयार करते समय उनमें पुट और भावना देने की विधि प्रचलित है। इनमें क्या लगाया जाता है? पुट और भावना। आयुर्वेद में ये बहुत शब्द होते हैं, इसमें पुट और भावना लगाने की एक विधि प्रचलित होती है। पुट तो भस्मों में दिए जाते हैं और भावना रसौषधियों में दी जाती है। पुट का अर्थ है किसी धातु को मिट्टी के बर्तन में ढककर उसे कपड़ों, उसे जो उपले होते हैं, कंडे होते हैं, उनकी अग्नि में रखकर जलाना। इस क्रिया में किसी किसी भस्म को 100 तथा 1000 पुट भी दिए जाते हैं। यानी 100 बार या 1000 बार 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 उसी को जलाया जाता है। जैसे शतपुटी अथवा सहस्रपुटी अभ्रक भस्म, या शतपुटी या सहस्रपुटी लोह भस्म, ताम्र भस्म, इस प्रकार की भस्म। शतपुटी भस्म को 100 बार और सहस्रपुटी को 1000 बार आग में रखकर फूंका जाता है। मित्रों,
इस प्रकार आयुर्वेद के सिस्टम में इस प्रकार भावना देने का भी अर्थ है किसी औषध अथवा धातु को विभिन्न वनौषधियों के स्वरस में डालकर बार बार घोंटना। खरल में भावना देने की यह क्रिया कभी कभी महीनों तक चलती है और उन्हें एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं में घोंटा जाता है खरल में। इस प्रकार जिस भस्म में जितने अधिक पुट या जिस रस में जितनी अधिक भावनाएं दी जाती हैं उसमें मूल औषधि की मात्रा उतनी ही कम रह जाती है, परंतु उसकी रोगनाशक शक्ति अधिकाधिक बढ़ती चली जाती है। जैसे जब पुट और भावना देते हैं वैसे वैसे कारण अधिक पुट या अधिक भावना देने से मूल औषधि के कण अति सूक्ष्म अवस्था में अर्थात हम कहें कि परमाणु अवस्था के रूप में बदलकर अधिक क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी सूक्ष्म औषधि स्थूल औषधि की अपेक्षा अधिक शक्ति प्रदर्शित करती है। मित्रों, संभवतः आयुर्वेद की इस पद्धति के आधार पर ही डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथिक औषधियों के शक्तिकरण के सिद्धांत को जन्म दिया। शक्तिकरण अर्थात पोटेंटाइजेशन का यह सिद्धांत होम्योपैथी का दूसरा मुख्य सिद्धांत है। पहला क्या था? सदृश सिद्धांत हमने देखा था। दूसरा क्या है? शक्तिकरण पोटेंटाइजेशन का। ये दूसरा मुख्य सिद्धांत है। होम्योपैथी का पहला मुख्य सिद्धांत सदृश के द्वारा सदृश की चिकित्सा, समय समम शमयति, यानी एक जैसे गुणों वाली औषधि से उसके लक्षणों को उत्पन्न होने वाले जो लक्षण है उनकी चिकित्सा करना, जिसके विषय में पहले ही आपको बताया जा चुका है। मित्रों, डॉक्टर हैनीमैन ने प्रारंभ में एलोपैथिक औषधियों की भांति ही अपने रोगियों को होम्योपैथिक औषधियाँ भी बड़ी मात्रा में सेवन करने के लिए देते थे। जैसे नक्सओमेगा को 4 ग्रेन, चिनकोना को 2 ग्रेन, स्थूल रूप में दवाइयाँ वो देते थे। बड़ी मात्रा में दवाई देने के कारण रोग तो ठीक हो जाता था, परंतु शुरुआत में वो कुछ बढ़ भी जाया करता था। इसका कारण यह था कि रोग के परिमाण की तुलना में औषधि का परिमाण यानी उसकी मात्रा अधिक रहती थी, जो पहले रोग को बढ़ाकर तब उसे शमन करने की ओर क्रियाशील होती थी। इस रोग वृद्धि के कारण रोगी को कभी कभी अधिक कष्ट भी सहन करना पड़ता था और कभी औषधि का विपरीत प्रभाव भी झेलना पड़ता था। इसे समझकर वह होम्योपैथिक चिकित्सा से उदासीन हो जाता था। इस दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर हैनीमैन ने औषधि की मात्रा को घटाना शुरू किया, जिससे उन्हें यह अनुभव हुआ कि अल्प मात्रा में औषधि देने से न केवल उसके प्रभाव शक्ति ही बढ़ जाती है, अपितु रोग वृद्धि आदि के दोषों से भी छुटकारा मिल जाता है। मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि औषधि की इस स्थूल मात्रा को कहाँ तक और किस माध्यम से कम किया जाए। इस विषय पर विचार करने पर उन्होंने 2 माध्यमों की खोज की। पहला, दुग्ध शर्करा, अर्थात मिल्क शुगर, शुगर ऑफ मिल्क। दूसरा, सुरासार या अल्कोहल।
इन दोनों को उन्होंने इस वजह के से रूप में उपयुक्त किया, इसको वाहक के रूप में इस्तेमाल किया, औषधियों के वाहक के रूप में, क्योंकि ये दोनों ही वस्तुएं स्वयं में रोग कारक अथवा रोगनाशक गुणों से परे हैं। अब जब ये कोई ऐसा कोई काम नहीं करेंगी तो हम औषधियाँ उनमें मिला के, नहीं तो यदि ऐसे होती कि इनमें कोई रोग उत्पन्न करने की या रोग को कम करने की क्षमता होती तो ये अपना रूप दिखाती, तो वो दवाइयाँ काम नहीं करती। इसलिए एक तरह से न्यूट्रल चीज़ें हो गई, तो इनमें औषधियों को मिक्स किया जा सकता है। तो मित्रों, औषधि के अंश को कम करने के लिए डॉक्टर हेनीमैन ने कठोर किस्म वाली औषधियों के तो पाउडर को विचूर्ण या पाउडर को ये मिल्क शुगर में, यानी दुग्ध शर्करा में, मिल्क शुगर में साथ मिलाकर मर्दन किया या घोटा उसको ऐसे कर घोटते हैं ना, वैसे उस प्रकार से, यानी ट्रिचुरेशन, TRITURATION, ट्रिचुरेशन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रिचुरेशन। और तरल औषधियों को, जैसे काष्ठ औषधि हैं, उनके काढ़ा बना के उसका रस निकाल करके उनको किस में किया? अल्कोहल में। जो हार्ड थी, मेटल्स जैसे हो गए, वो उनको तो इनके साथ किया और इसको इसके साथ किया, और फिर उनको ज़ोर ज़ोर से, इसका तो मर्दन किया और इनको लिक्विड को क्या किया उन्होंने? ज़ोर ज़ोर से आलोड़ित किया, हिलाया। इन विधियों से औषधि को सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश में प्रयुक्त किया जा सकता था। साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि जो ट्रिचुरेशन है, मर्दन है या आलोडन है, हिलाना है, कि ये प्रक्रियाओं से औषधि की क्रियाशक्ति में वृद्धि हो जाती है और वह अधिक परिमाण में दिए जाने की अपेक्षा सूक्ष्म परिमाण में ही शीघ्र लाभ करती है। इसलिए 1-2 बूंद, 3 बूंद ऐसे खुराक होती है इनकी। तो मित्रों, अब हम शक्ति क्रम को समझेंगे कि शक्ति क्रम होता क्या है। मित्रों, सबसे पहले होम्योपैथिक औषधियों को विचूर्ण के रूप में या उसको अल्कोहल में घोल करके और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको मदर टिंचर बोलते हैं, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, के रूप में तैयार किया जाता है। और फिर इनसे विभिन्न शक्तियों के रूप में औषधि बनाई जाती है। मूल पहले ये तैयार किया जाएगा और फिर मदर टिंचर तैयार किया जाएगा, और फिर इन मदर टिंचर और ट्रिचुरेशन से, मर्दन किए हुए मटेरियल से, विचूर्ण से, अन्य फिर पोटेंसी बनाई जाएगी। तो होम्योपैथिक औषधियों में 2 प्रकार का मुख्य क्रम होता है, जिसको हम दाशमिक क्रम, जिसको हम कहेंगे डेसिमल क्रम हो गया, एटेन्युएशन, और दूसरा हो गया शतक्रम। अभी आप इसका अर्थ भी समझ जाएंगे, अभी आगे बताऊंगा। सेंटीसीमल, एटेन्युएशन। तो ये 2 प्रकार के क्रम हो गए। तो मित्रों, दाशमिक क्रम में क्या होता है कि दोनों ही, विचूर्ण को भी, इसको भी, कि जैसे हमें 1x की दवा बनानी है तो क्या होगा, ये जो इसका मूल विचूर्ण है, मूल पाउडर है, मूल ट्रिचुरेशन जो है मर्दन करने के बाद आया, उसमें से 1 भाग हमने लिया और प्लस इसमें क्या 9 भाग
9 भाग इसमें शुगर, ये जो मिल्क है, मिल्क शुगर है, उसको मिलाया। तो इस प्रकार से ये 1x बनी। अब क्या होगा, इस 1x में से 1 भाग लिया प्लस 9 भाग मिल्क शुगर ली, तो ये 2x बनी। फिर इस 2x में से 1 भाग लिया, देखिए डाइल्यूशन होता जा रहा है इसमें, दवा का अंश कम होता था। 1 भाग लिया प्लस 9 भाग मिल्क शुगर के लिए, तो ये 3x बनी। इसी प्रकार 3x में से 1 भाग लेकर के 9 भाग मिल्क शुगर के लेंगे तो 4x, फिर 4x में से 1 भाग लेकर के किया तो 6x, फिर 6x में से 1 भाग करके लिया, तो ऐसे करके 6, 7, 10, 11, 12 ऐसे करके ये x में, x का मतलब 10वें क्रम में। इसी प्रकार जो रसों के रूप में हमने मदर टिंचर बनाया था, उसमें से यदि हम 1 भाग लेकर के लेंगे तो वो लिक्विड के फॉर्म में भी उसको भी 1 भाग लिया प्लस 9 भाग लिया हमने अल्कोहल के, तो 1x की बन गई। इस 6x तक तो लगभग ये पाउडर फॉर्म में ही होती है। फिर उसके बाद जो बनती है पोटेंसी वो फिर लिक्विड में आ जाती है, फिर लिक्विड में आ जाते हैं, क्योंकि आगे का भाग जो है वो लिक्विड में घुल सकता है अल्कोहल में, इसलिए लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। ये भाग घुलता नहीं है इसलिए उन चीज़ों में। और जिनमें जो घुलनशील है उनमें क्या होगा, जैसे 1 भाग मदर टिंचर का लिया, किसका लिया, मदर टिंचर का, जिस भी, और 9 भाग अल्कोहल के, तो ये बन गया 1x का। इसी प्रकार इसमें से 1 भाग लिया तो ये 2x, इसी प्रकार से इसमें से तीसरा भाग लिया तो 3x। इस प्रकार ये चलती रहेगी आगे, 6, 12, 30 ऐसे x में। x का मतलब हम क्या कर रहे हैं, 1 भाग दवा का ले रहे हैं और 9 भाग हम मिल्क शुगर का या अल्कोहल का ले रहे हैं। तो ये तो दार्शनिक प्रणाली होगी। अब मित्रों ठीक इसी तरीके से जो शतक्रम है, इसमें क्या होगा, शतक्रम में जैसे सॉलिड चीज़ें हैं उसमें जो विचूर्ण लिया, ट्रिचुरेशन का जो मर्दन किया हुआ विचूर्ण है उसको लिया, तो इसमें 1 भाग लिया अपन ने किसका, विचूर्ण का, ये जो मर्दन किया हुआ पाउडर है, और हमने क्या किया, 99 भाग लिए किसके, मिल्क शुगर के, तो ये हो गया 1x की। और फिर हमने इसमें से 1 भाग लिया और 99 भाग लिए अपन ने मिल्क शुगर के, तो ये 2x हो गया। इसी प्रकार ये क्रम चलता जाएगा, इनमें से हम जो बनता है उस पोटेंसी में से 1 भाग लेकर के और मिल्क शुगर। इसी प्रकार लिक्विड में यदि हम देखें तो क्या होगा, 1 भाग मदर टिंचर का लिया प्लस 99 भाग अल्कोहल के लिए, तो ये 1x, ये 99 भाग में तो क्या हो गया जी, ये x का गलत लिख दिया, ये x नहीं, ये C लिखेंगे यहाँ C, ये सेंटीमल का C, और 99 भाग ये अल्कोहल के लिए, तो इसमें 1C, फिर इसमें से 1 भाग लिया और 99 भाग अल्कोहल के लिए, तो ये 2C, इसको CH भी लिख देते हैं, CH भी लिख देते हैं। फिर इसमें से 1 भाग लिया प्लस 99 अल्कोहल के हो गए, ये 3C। इस प्रकार से 4, 5, 6, 7 से लेके फिर चलती हैं इसकी 30C या CH या CH, 200, 300, 500, 1000, 10,000, फिर 1,00,000, फिर 5,00,000 और 10,00,000। इस प्रकार से क्रम तैयार किए जाते हैं। मित्रों 200वें क्रम तक तो क्या होता है कि वही सी या तो कुछ नहीं लिखा जाता, जैसे एकोनाइट 30 या 200,
इसमें कभी कभी हम सी या CS लिख देते हैं या कुछ नहीं लिखते, लेकिन क्या होता है मित्रों, 500 के क्रम से हम क्या है अलग नाम दे देते हैं। 500वां जो क्रम होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या देते हैं, D। आप देखेंगे जर्मनी की कुछ रैक वगैरह की जो दवाइयाँ आती हैं उनमें D फॉर्म में पोटेंसी लिखी होती है ज़्यादातर। और 1000वें क्रम के लिए हम क्या लिखते हैं, 1M या M। और 10,000वें क्रम के लिए हम लिखते हैं 10M। 1M हो गया, 10M हो गया, 10,000। और 50,000वें क्रम के लिए ये डाइल्यूशन देखो कितना डाइल्यूशन हो जाता है। ये मान लो आपकी एक बूंद आपने किसी एक पानी के टैंकर में डाल दी हो और फिर देखिए उसका असर। क्योंकि वो बनाने का एक अलग मेथड होता है पोटेंटाइजेशन करने का। तो 50,000वें क्रम के लिए हम लिखेंगे 50M अथवा DM। 1000वें का तो M हो गया और 500 का ये D हो गया, या DM भी लिखते हैं इसको। या 1 लाख 1,00,000वें क्रम के लिए क्या लिखेंगे हम, CM अथवा 10mm। 1,00,000वां क्रम का CM। और 5,00,000वें क्रम के लिए 5,00,000वें क्रम के लिए क्या लिखेंगे हम, 5cm। 1,00,000 के लिए CM हो गया ना, तो 5,00,000 के लिए 5cm। और 10,00,000वें क्रम के लिए 10cm। अब आप ये देख लीजिए, कोई चीज़ जो है जब हम उसी में से पार्ट ले करके बनाएंगे तो 10,00,000वें से तक की शक्तिकरण का कितना होता है, तो ये 10cm। या इसको हम लिखेंगे 100mm। 1,00,000वां तो हो गया ये 10mm, ये 100mm। मित्रों, इस प्रकार से ये पोटेंटाइजेशन के क्रम और उनके संकेतक होते हैं। मित्रों, ये स्मरण रहे कि लोहा, चांदी आदि कठोर धातुओं वाली औषधियों को जो निम्न क्रम में अल्कोहल में नहीं घुलती हैं, उन्हें केवल पाउडर के रूप में यानी विचूर्ण के रूप में तैयार किया जाता है। परंतु उच्च क्रम में पहुंचकर ये औषधियाँ भी अल्कोहल में घुल जाती हैं। अतः उच्च क्रम में ये अल्कोहल मिश्रित तरल के रूप में ही मिलती हैं और हम मेट बनाता है इस टाइप में। जिंक मेटेलिकम है, ये सब चीज़ें उच्च पोटेंसी में अल्कोहल मिश्रित तरल रूप में मिलती हैं। यही कारण है कि जो विचूर्ण की औषधियाँ 6x तथा 200वें क्रम तक की ही बनाई जाती हैं, इससे आगे वे विभिन्न क्रमों में तरल रूप में ही तैयार की जाती हैं। औषधियों के ये अर्क के क्रम तैयार करने के लिए अल्कोहल तथा रेक्टिफाइड स्पिरिट को निश्चित डिग्री के ही प्रयोग में लाए जाते हैं। कोई औषधि 7 भाग रेक्टिफाइड स्पिरिट और 3 भाग डिस्टिल वाटर से मिलाकर भी तैयार की जाती है। कुछ औषधियों के निर्माण विधि पर कुछ विशेष नियम भी लागू होते हैं। औषध के विचूर्ण, अर्क अथवा विभिन्न क्रमों के रूप में तैयार करने की जो व्यवहारिक विधियों का ज्ञान है, तो वो किसी अनुभवी होम्योपैथिक औषधि निर्माता के निर्देशन में ही प्राप्त किया जा सकता है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहीं किया जा सकता है। इसके लिए होम्योपैथिक भेषज विधान, जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है,
उसे संबंधित ग्रंथों का गहन अध्ययन आवश्यक होता है। मित्रों, यहाँ इन औषधियों के शक्ति क्रम, पोटेंटाइजेशन तो शक्ति की मात्रा के अंतर को भी समझ लेना आवश्यक होता है। शक्ति की मात्रा शक्ति क्रम में ही अंतर्निहित होती है। शक्ति क्रम का अर्थ है औषधि की श्रृंखला, सीरीज ऑफ पोटेंसी। शक्ति क्रम का मतलब है ऑफ पोटेंसी। यहाँ यह श्रृंखला एक एक शक्ति मात्रा के योग से बनती है, अतः शक्ति क्रम को ही शक्ति क्रम की इकाई भी कहा जाता है। शक्ति क्रम को पहले अंग्रेजी में डाइल्यूशंस कहा जाता था, परंतु बाद में डॉक्टर एलन आदि विद्वानों ने इसका नाम पोटेंसी के रूप में बदल दिया। पहले हम डाइल्यूशन बोलते हैं, पहले दूसरा डाइल्यूशन, तीसरा डाइल्यूशन, 200वां डाइल्यूशन, ऐसे। तो बाद में फिर एलन आदि जो विद्वान थे उन्होंने इसको पोटेंसी नाम दिया। तब से औषधियों के विभिन्न क्रमों को अंग्रेजी में पोटेंसी अथवा हिंदी में शक्ति के रूप में पुकारा जाता है। पोटेंसी अथवा हिंदी में शक्ति के रूप में। तो ये डाइल्यूशंस थे, उनको क्या पोटेंटाइज फॉर्म में हम पोटेंसी और शक्ति के रूप में निर्धारित करने लग गए। अब मित्रों, हम बात करें कि इस शक्तिकरण के लाभ क्या हैं, इस पोटेंटाइजेशन के लाभ क्या हैं, उनकी बात यदि हम करें देखिए मित्रों, हम ये बात बार बार बता चुके हैं कि डॉक्टर हैनीमैन ने प्रारंभ में रोगियों को औषधि बड़ी मात्रा में दिया करते थे, परंतु जब उन्होंने ये अनुभव किया कि ज़्यादा मात्रा में देने की वजह से औषधि के अंत में रोग तो दूर हो जाते हैं और लेकिन प्रारंभ में रोगों के लक्षणों की वृद्धि हो जाती है, तब उन्होंने औषधि की मात्रा घटानी प्रारंभ कर दी। अंत में अनुभवों के आधार पर भी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि औषधियों की को और अधिक सूक्ष्म मात्रा में दिया जाए तो उनकी रोग विनाशक शक्ति और भी बड़े रूप में प्रकट हो सकती है। अतः उन्होंने औषधि की मात्रा में कमी लाने के उद्देश्य से दुग्ध शर्करा या अल्कोहल जैसे औषधि संवाहकों का आश्रय लेकर औषधियों को विभिन्न क्रमों में बांटने की विधि आविष्कृत की। इसको हम पोटेंटाइजेशन बोलते हैं। औषधि को विभिन्न क्रमों में बांटने का प्रत्यक्ष लाभ यह हुआ कि जो जो औषधि की मात्रा कम होती चली जाती है त्यों त्यों उसकी रोग विनाशक शक्ति भी बढ़ती जाती है। मित्रों, यदि गणित के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी होम्योपैथी औषधि में दूसरी शक्ति के बाद की अगली शक्ति में, यानी दूसरी शक्ति के बाद तीसरी शक्ति में औषधि के स्थूल अंश का पता ही नहीं चलता, चाहे आप माइक्रोस्कोप से देखें या कोई और टेस्टिंग करें, लेकिन उस स्थूल औषधि उसमें नहीं मिलती। इससे भी अधिक शक्ति वाली औषधियों के विषय में तो केवल यही कहा जा सकता है कि तीसरी में नहीं मिलती तो उससे अधिक वाली में क्या स्थिति, कि उस स्थिति में दवा का मूल अंश तो नहीं मिलता परंतु उसकी शक्ति का सूक्ष्म भाग अधिकाधिक शक्तिशाली होता चला जाता है। इस प्रकार जो औषधि जितने अधिक क्रम वाली होती है उसकी सूक्ष्म शक्ति उतनी अधिक क्रियाशील और प्रभावकारी सिद्ध होती है। यह बात प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा भली भांति प्रमाणित हो चुकी है कि उच्च शक्ति की औषधियों का प्रभाव सप्ताहों, महीनों तथा वर्षों तक रहता है। इतना ही नहीं, यदि उच्च शक्ति की औषधि रोग के सदृश अर्थात अनुकूल हो तो वह रोग को शीघ्र ही जड़ से उखाड़ फेंकती है, और यदि प्रतिकूल हुई तो शरीर में कोई नया रोग उत्पन्न करने का कारण भी बन जाती है। मित्रों, अब हम औषधियों के शक्ति क्रम में कुछ भ्रांति हैं, कुछ मिथक हैं,
उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लोग अनेक लोगों से जो सुनते हैं, तो लेकिन अब हम यहाँ जो ग्रंथिक बात है, शास्त्रीय बात है, जो इनके शास्त्रों में कही गई है, उस बात पर हम बात करते हुए भ्रांतियों की बात करेंगे। मित्रों, औषधियों के पोटेंसी के बारे में यदि मैं कुछ और कहूँ, उससे पहले इन पोटेंसियों के संबंध में जो भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में बात करना आवश्यक हो जाता है। मित्रों, साधारण जनसाधारण का ये मत होता है, और कुछ होम्योपैथी विद्वान भी इससे सहमत हैं कि होम्योपैथिक औषधि यदि लाभ नहीं करती तो हानि भी नहीं करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि औषधि का चुनाव ठीक नहीं हुआ और वह रोग के अनुकूल नहीं है, तो उस स्थिति में वह शरीर के भीतर पहुंचकर कोई हानिकारक दुष्प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगी, अपितु रोग दूर न कर पाने की स्थिति में स्वयं के प्रभाव को भी नष्ट कर देगी। यही बात औषधियों के उच्च क्रम के बारे में भी कही जाती है। लेकिन इस संबंध में डॉक्टर डनहम के मत का भी यहाँ सारांश देना उपयुक्त होगा। डॉक्टर डनहम ने अपनी पुस्तक जो थी साइंस ऑफ थेरेपेटिक्स, कौन सी पुस्तक थी? साइंस ऑफ थेरेपेटिक्स। इस बुक में उन्होंने जो 265वां जो पृष्ठ है उस पर लिखा, उसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बताता हूँ। उन्होंने लिखा, मैं अक्षर से आपको हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि औषधि की उच्च शक्ति रोग पर छोड़ी गई पिस्तौल की भांति है, जो या तो रोग को अपना लक्ष्य बनाकर नष्ट कर देती है अथवा रोगी को बगल से सनसनाती हुई निकल जाती है। यदि उच्च शक्ति वाली औषधि का रोग पर ठीक निशाना बैठता है तो वह नष्ट हो जाता है, अन्यथा सिर्फ औषधि की शक्ति ही नष्ट होती है, रोगी को कोई हानि नहीं पहुंचती। लेकिन मित्रों, इस सिद्धांत को भी कई लोगों ने विरोध किया। तो ये जो कथन डॉक्टर डनहम का था, इसके विपरीत डॉक्टर केंट ने ये बात कही। क्या बात कही? यदि हमारी औषधियाँ लोगों को मृत्यु के गर्त में न धकेल सकें तो उनमें वह शक्ति भी नहीं हो सकती जिसमें कि रोगी स्वस्थ हो सके। अर्थात होम्योपैथी औषधियों में रोग को दूर करने की सामर्थ्य तो रहती है, परंतु गलत प्रयोग करने पर वे मनुष्य को मृत्यु के मुख में भी धकेल सकती हैं। ये किसने कहा? डॉक्टर केंट ने। अब मित्रों, ये डॉक्टर डनहम और डॉक्टर केंट दोनों के ही कथन एक दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं। अधिकांश विद्वानों का मत यही है कि होम्योपैथी औषधि यदि लाभ नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करेगी। यह समझना भारी भूल है। इस प्रकार समझना भी गलत है कि यदि उच्च शक्ति में दी गई औषधि रोग को नष्ट नहीं कर पाती तो वह स्वयं अप्रभावी हो जाती है। यथार्थ में तो अनुकूल औषध अनुकूल तथा प्रतिकूल औषधि प्रतिकूल प्रभाव प्रकट करती है। उस प्रभाव की मात्रा का न्यूनाधिक होना एक दूसरी बात है, लेकिन लाभ करने वाली लाभ करेगी, हानि करने वाली हानि करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन, उसके हानिकारक प्रभाव या लाभकारी प्रभाव अलग अलग कम या ज़्यादा न्यूनाधिक हो सकते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं रोग की शक्ति और औषधि की शक्ति की। रोग की शक्ति और औषधि की शक्ति। औषधि शक्ति की बात करते हैं। मित्रों, होम्योपैथिक औषधि का रोग के अनुकूल होना पहली शर्त है। क्या? रोग के अनुकूल होना, ये क्या है? पहली शर्त। और उसका
जो क्रम का निर्धारण भी, यानी पोटेंसी का निर्धारण भी रोग की शक्ति के आधार पर ही करना चाहिए। यदि कोई रोग 30 शक्ति के स्तर का है तो उस पर 200 शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या हम ये कई बार ये भी हो सकता है कि 30 शक्ति के अनुकूल है तो 200 का कर देते हैं, और 200 के अनुकूल है तो 1M वाला कर देते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? देखिए, यदि 30 शक्ति के अनुकूल कोई चीज़ है तो हम 200 तक का प्रयोग उस पर कर लें, और 200 शक्ति के अनुकूल यदि कोई रोग है तो उस पर 1M तक की शक्ति का हम प्रयोग कर लें। इस प्रकार ही उचित रहेगा। रोग की शक्ति स्तर से कम शक्ति अथवा समान शक्ति स्तर वाली औषधि थोड़ा बहुत लाभ करते ही प्रदर्शित कर दे, परंतु वह रोग को समूल नष्ट करने में सक्षम सिद्ध नहीं होगी, यह निश्चित है। शमन करना शुरू कर देगी, लेकिन फिर हम 30 के स्तर का है तो उससे थोड़ी सी प्लस दें, और 200 के स्तर का है तो उससे हम थोड़ी सी प्लस दें, तब उसका समूल नष्ट होगा। यह नियम औषधि की रोग सादृश्यता पर भी लागू होता है। यदि औषधि का चुनाव रोग के अनुकूल हुआ तो वह लाभ अवश्य करेगी, परंतु यदि रोग के प्रतिकूल लक्षणों वाली औषधि दी जाएगी तो उसका प्रभाव भी प्रतिकूल ही रहेगा। प्रतिकूल लक्षणों वाली औषधि अपना प्रतिकूल प्रभाव प्रकट किए बिना अप्रभावी हो जाए, यह संभव नहीं है। यह संभव है कि आपने कोई प्रतिकूल प्रभाव की औषधि दी और वो अपना प्रतिकूल प्रभाव किए बिना ही नष्ट हो जाए, यह संभव है। हाँ, जिन लोगों के शरीर में कोई रोग हो ही नहीं अथवा जिनको जीवनी शक्ति अत्यधिक प्रबल हो जिनकी, और वे किसी होम्योपैथिक औषधि का यूं ही सेवन कर बैठे, मतलब ऐसे ही कर लिया, बीमारी नहीं थी लेकिन ठीक है पड़ी थी हमने कर लिया, तो संभव हो सकता है कि उसकी जीवनी शक्ति के प्रभाव के समक्ष औषधीय प्रभाव अक्षम सिद्ध हो जाए। देखिए, दो बातें हमने कही कि यदि गलत औषधि दे दी तो ये संभव नहीं है कि वो औषधि अपना प्रभाव व्यक्ति किए बिना, हानि पहुंचाए बिना अपना प्रभाव नष्ट कर दे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में स्वस्थ है और उसकी जीवनी शक्ति, उसकी वाइटल फोर्स यदि उसका बहुत प्रबल है, तो उसने यदि वैसे ही खा लिया, यूं ही खा लिया दवा को, तो हो सकता है कि वो उसकी जीवनी शक्ति के प्रभाव से उस दवा का प्रभाव प्रदर्शित होने में असक्षम हो, अक्षम सिद्ध हो जाए। परंतु किसी रोग पर यह नियम लागू नहीं हो सकता। ये स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसकी वाइटल फोर्स ज़्यादा है, लेकिन कोई रोगी व्यक्ति है उस पर यह नियम लागू नहीं होता। सही दवा है तो सही लाभ होगा, गलत दवा है तो गलत लाभ हो, गलत प्रभाव होगा। डॉक्टर हेनमैन आरंभ में इन औषधियों को निम्न शक्ति में दिया करते थे, जैसे नक्शभूमिका 9, आर्सेनिक 18 आदि। परंतु बाद में अनुभवों के आधार पर उन्होंने सलाह दी कि औषधियों को 30 शक्ति क्रम में देना ही शुरुआत में उचित है। उन्होंने 60, 150 तथा 300 शक्तियों वाली औषधियों का प्रयोग करके भी सफलता प्राप्त की थी। इसका उल्लेख भी उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। परंतु इससे अधिक शक्ति की औषधियों का प्रयोग करने के विषय में उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ न कहकर उसका भार चिकित्सक के स्वयं विवेक पर ही छोड़ दिया है। इसलिए अनेक विद्वानों के अलग अलग अनुभवों के आधार पर जो पुस्तकें होती हैं, उनके आधार पर, अपने स्वयं के निजी अनुभव के आधार पर भी हम पोटेंसी का चुनाव कर सकती हैं। ये स्मरण रहे मित्रों कि 1x से 30 तक की जो शक्तियाँ हैं उनको निम्न क्रम, और 30 से ऊपर की औषधियों को उच्च क्रम में रखा जाता है, और 30 से ऊपर की को उच्च क्रम में, 30 से ऊपर को उच्च क्रम में। मित्रों, आज भी होम्योपैथिक चिकित्सक 2 वर्गों में विभाजित है। एक वर्ग निम्न क्रम में ही दवा देने का पक्षपाती है, क्योंकि उसके मतानुसार
उच्च क्रम में औषधि का ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है, न्यूनता हो जाती है। अतः औषधि नहीं रहेगी तो उसका रोगनाशक गुण कहाँ से प्रकट होगा, ये एक मत के लोग मानते हैं। दूसरा वर्ग उन चिकित्सकों का है जो उच्च क्रम की औषधि देने के ही पक्षपाती हैं। ऐसे चिकित्सक किसी भी रोग में 30 शक्ति से नीचे की औषधि देते ही नहीं हैं। उनके मतानुसार उच्च क्रम में औषध का स्थूल रूप तो नहीं रहता, परंतु उसकी शक्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होकर अत्यधिक बलवती होती चली जाती है। मित्रों, अब एक और हम कंसेप्ट, इस ये जो उच्च शक्ति का कंसेप्ट है, इसके पक्ष में एक और देते हैं। मित्रों, आज नाभिकीय विखंडन का ज़माना है, तो परमाणु विखंडन के वर्तमान युग में किसी वस्तु का सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश में बट जाने पर अधिक शक्तिशाली हो जाना भली भांति सिद्ध हो चुका है। न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात करें, उसमें भी ऐसा होता है, सूक्ष्मति सूक्ष्म कणों में विभाजित होता है, डिफ्यूजन होता है नाभिक का, और कैसी शक्ति उत्पन्न होती है, हम बिजली बनाते हैं, हम परमाणु बम होता है। तो इस प्रकार से यदि हम ये कहें कि ऐसे सूक्ष्म अंश जैसे उसमें काम करते हैं, वैसे इसमें भी काम कर रहे हैं। अतः होम्योपैथिक औषधियों के विषय में भी यह समझ लेना चाहिए कि यद्यपि 30 शक्ति के बाद की होम्योपैथिक औषधि में दवा का मूल अंश नहीं रह जाता, फिर भी अधिकाधिक विखंडन के फलस्वरूप उसकी रोगनाशक शक्ति प्रबल होती चली जाती है, जिसके कारण वह रोगोन्मूलन यानी रोग को नष्ट करने की दिशा में कहीं अधिक गहरा तथा स्थायी प्रभाव डालती है। जो जो औषधि का स्थूल अंश घटता चला जाता है, त्यों त्यों उसकी छिपी शक्ति अधिकाधिक प्रकट होती है, और यह सिद्धांत अब विवाद से परे हो गया है। हायर पोटेंसी देने का अब कोई विवाद नहीं है। समझे मित्रों? ठीक है। तो हम ये कहें कि जो तरुण रोग होते हैं, एक्यूट रोग होते हैं, उनमें निम्न शक्ति, और जो क्रोनिक यानी पुराने रोग जो होते हैं उनमें उच्च शक्ति का प्रयोग करना उचित रहता है। 30 शक्ति वाली औषधि को मध्य क्रम माना जाता है, अतः इस क्रम की औषधि का हर प्रकार के रोगों में दिया जा सकता है। यूँ तो सर्वप्रथम रोग के शुरुआत में यही क्रम देना उचित रहता है 30 वाला, उसके बाद ही इसकी शक्ति को हम बढ़ाते हुए जाना चाहिए। जो एक्यूट रोग हैं तथा जीर्ण रोग हैं उनमें भी 30 शक्ति की ही शुरुआत में देना उचित होता है, बाद में अपने विवेकानुसार चिकित्सक जो है उसको बढ़ा सकता है। यदि रोग के अनुसार, रोग के लक्षणों के अनुसार सही औषधि का चुनाव भी हो गया हो, फिर भी निम्न क्रम में देने से लाभ नहीं होता है, लाभ नहीं होता दिखाई दे रहा है, तो उच्च क्रम का व्यवहार करना उचित रहेगा। लक्षणानुसार सदृश औषधि के सिलेक्शन और उसकी पोटेंसी के चुनाव का उल्लेख मैं आगे वाले वीडियोज़ में करूँगा। तो मित्रों, आज की इस स्टडी को, आपको इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों, अपने नाते रिश्तेदारों को इन वीडियोज़ को फॉरवर्ड करें, और उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का निवेदन करें, ताकि उनको ये वीडियोज़ का अपडेट तुरंत मिलता रहे। और यदि आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।